जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल द कोचिंग गुरु में। हम लोग 2023 के जो एग्जाम आने वाले हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर जो सीरीज चला रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आइए आज की क्लास में हम बात करते हैं उन महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों पर जो विभिन्न परीक्षाओं की को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों पर क्रम से चर्चा करेंगे। आज का हमारा क्लास नंबर 6 है आप लोगों का। तो चलिए पहले प्रश्न पर हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया? ऑप्शन 4 आप लोगों के सामने है, मद्रास, सूरत, बंगलोर या कलकत्ता। अंग्रेजों का पहला कारखाने की बात आ रही है, तो यदि आपसे अंग्रेजों का पहला कारखाना पूछा जा रहा है तो वर्ष था 31 दिसंबर 1600, और 1600 को एक कंपनी स्थापित होती है ब्रिटेन में जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में स्थापित होती है। और यदि आपसे बात की जाए कि जब ये स्थापित हुई उस समय ब्रिटेन में महारानी, अगर आपसे पूछा जाए कि उस समय ब्रिटेन में किसका शासन था तो आपको बताना है महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया का शासन ब्रिटेन में था। और यदि आपसे पूछा जाए कि उस समय जब कंपनी स्थापित हुई 1600 में तो भारत में किसका शासन था, तो आपको बताना है मुगल बादशाह अकबर का शासन था। तीसरे नंबर के शासक थे अकबर। ऐसे में 31 दिसंबर 1600 को कंपनी स्थापित हुई और सबसे पहला अंग्रेज, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला अंग्रेज जो राजा के पत्र को लेकर भारत आया था उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। और यदि मैं बात करूं कि वो आया था 1608 में, 1608 में आया था सूरत, और सूरत पड़ता है गुजरात में। ऐसे में वो है सूरत गुजरात में आता है और जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। जहांगीर के दरबार में, जहांगीर उस समय मुगलिया सल्तनत का राजा होता है जो अकबर का पुत्र होता है। ऐसे में कैप्टन हॉकिंस भारत में आने वाला, गुजरात में आने वाला, गुजरात यानी कि सूरत बंदरगाह पर 1608 में कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज था जो पत्र को लेकर आया जहांगीर के दरबार में। और वो पत्र किसके नाम का था? अकबर के नाम का पत्र था। वो पत्र किसके नाम का था? अकबर के। जहांगीर के दरबार में उसने तुर्की भाषा में उस पत्र को पढ़कर सुनाया और कैप्टन हॉकिंस से इतना प्रभावित हुआ जहांगीर कि उसको 400 मनसबदारी प्रथा जो अकबर ने शुरू की थी और उसको खान की उपाधि दी। खान की उपाधि दी। ऐसे में पहली कंपनी की स्थापना 1608 में सूरत में मानी जाती है। लेकिन यह कंपनी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसलिए अंग्रेजों ने 1611 में अपनी पहली दक्षिण भारत की कंपनी मसूलीपट्टनम में खोली थी। मसूलीपट्टनम, और मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो यदि प्रश्न किया जाता है दो प्रकार से, पहला कि बताइए अंग्रेजों के द्वारा दक्षिण भारत में पहली सफल कंपनी कब स्थापित की गई थी? 1611। अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपनी पहली कंपनी कब स्थापित की गई थी? 1608, सूरत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है सूरत। तो सबसे पहले कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में हुई। ब्रिटेन में उस समय महारानी विक्टोरिया का शासन था और भारत में अकबर का था। सबसे पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस भारत में 1608 को आता है, सूरत में गुजरात पर उतरता है और बंदरगाह पर उतरने के बाद जहांगीर के दरबार में जाता है और अकबर के नाम का पत्र उसको पढ़कर सुनाता है तुर्की भाषा में। जहांगीर इतना प्रभावित होता है कि उसको 400 मनसब और खान की उपाधि देता है। लेकिन 1608 में जो कारखाना सूरत में वह स्थापित करते हैं वो रुक जाता है। उसके बाद 1611 में वो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में जाते हैं और अपने कारखाने को स्थापित कर देते हैं। फिर यही रुका हुआ कारखाना 1613 में कंप्लीट कर लिया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहां हुआ था? आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए मदीना, बी काबा, सी मक्का या डी कुफा। तो इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब माने जाते हैं। यदि इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 570
ईस्वी में मक्का में हुआ था, जो मक्का सऊदी अरब में पड़ता है। और यदि इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 630 के आसपास हुई थी और ये मदीना में हुई थी। इसीलिए दोनों के दोनों स्थल बहुत ही धार्मिक और पवित्र माने जाते हैं इस्लाम धर्म के अनुसार। इस्लाम धर्म के अनुसार कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार मक्का जरूर जाना चाहिए। अर्थात पांच नियम बताते हैं इस्लाम के अनुसार कि व्यक्ति को जो है एक बार मक्का जाना चाहिए, 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। इस प्रकार से 5 नियम होते हैं जो मुस्लिम धर्म के अनुसार आते हैं। तो इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था वो मक्का में हुआ था। जन्म की बात पूछी जा रही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट की। शनि के वलय रिंग्स की खोज का श्रेय किसे जाता है? शनि। पढ़कर बताइएगा, पूरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, नीचे लिखकर कमेंट में बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या के साथ में उत्तर दीजिए, ठीक है। केपलर, कॉपरकिनस, गैलीलियो या न्यूटन, आपको बताना है। शनि की बात आ रही है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य, क्योंकि सभी के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ऐसे में सूर्य से पहला ग्रह है बुध, और उसके बाद दूसरे नंबर का है शुक्र, और फिर तीसरे नंबर का है पृथ्वी, और चौथे नंबर का है मंगल, और मंगल के बाद अगला ग्रह है बृहस्पति, और ऐसे में बृहस्पति के बाद अगला ग्रह है शनि। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सूर्य से शनि का कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे 6वां नंबर है। 6वां नंबर यानी कि छठा स्थान, सूर्य से छठे स्थान पर शनि है। और यदि आपसे आकार के आधार पर पूछा जाए, सूर्य के से दूरी के क्रम पर छठे नंबर का है, और आकार के क्रम में नंबर 1 पर है बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद नंबर 2 पर बनता है, प्रथम नंबर के बाद नंबर 2 पर शनि आता है। और शनि, क्योंकि शनि पीले ग्रह के रूप में जाना जाता है, इसका भी ध्यान रहे। और इसमें वलय की संख्या कुल 9 है, यानी कि 9 इसमें वलय हैं। तो शनि के चारों तरफ जो वलय घूमती हैं, इस तरह से ये कुल 9 वलय हैं जो इस तरीके से घूमती हैं। अब हम बात करते हैं, इसकी खोज की गई थी गैलीलियो के द्वारा। चलिए बात करते हैं जिन्होंने दूरबीन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने के बाद में आपको बताना है कि पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे। आपको यह बताना है थल सेना अध्यक्ष, और आपको यह भी बताना है कि वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है, यानी कि सेना अध्यक्ष कौन है। और आपको यह भी बताना है कि भारत के सबसे पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ यानी कि सीडीएस किसे बनाया गया था। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि थल सेना अध्यक्ष, तो बिल्कुल इसी क्रम में है, ध्यान रखना दोस्तों। सबसे पहले रॉबर्ट लॉकहार्ट, 15 अगस्त 1947 में इनको पहले सेना का अध्यक्ष बनाया गया, और ये बनते हैं 31 दिसंबर 1947 तक। फिर उसके बाद 1 जनवरी 1948 को बनते हैं राय बूचर, जो सेकंड जनरल बनते हैं, और ये 1949 तक बनते हैं। फिर उसके बाद के.एम. करियप्पा, जो 1949 से 1953 तक भारतीय सेना के अध्यक्ष बनते हैं, यानी कि जनरल बनते हैं। और फिर राजेंद्र सिंह जी जडेजा, ये 1953 के बाद बनते हैं। तो यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि बताइए गणतंत्र भारत के या पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे, तो उसका सही उत्तर होगा के.एम. करियप्पा। और यदि आपसे पूछा जा रहा है कि 1947 में पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट लॉकहार्ट। लेकिन ये एक अंग्रेज थे और के.एम. करियप्पा भारतीय थे। तो यदि आपसे भारतीय के आधार पर पूछा जा रहा है तो के.एम. करियप्पा, और यदि आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन थे पहले 1947 में, तो रॉबर्ट लॉकहार्ट थे। अब हम प्रश्नों की बात करते हैं। वर्तमान में सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं, और मनोज पांडे वर्तमान में सेना अध्यक्ष बने हैं मनोज मुकुंद नरवाने के स्थान पर। भारत के पहले सेना अध्यक्ष बिपिन रावत थे, और बिपिन रावत एक दुर्घटना में
प्लेन उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। पहले सीडीएस थे, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, अर्थात तीनों सेनाओं के ऊपर यदि कोई राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च अधिकारी है तो वो सीडीएस का पद था। 1999 में सीडीएस का पद बनाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, लेकिन राजनीतिक कारणों के आधार पर इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सका था। फिर बाद में ये अभी कंटिन्यू किया गया और पहले सीडीएस बिपिन रावत को बनाया गया। चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संकल्पना किसके संविधान में सम्मिलित अधिकार पत्र विल ऑफ राइट से ली गई है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि विल ऑफ राइट, तो विल ऑफ राइट यूएसए का संविधान संशोधन के अंदर विल ऑफ राइट नाम का एक 10वां संविधान संशोधन किया गया था। इस 10वें संविधान संशोधन में ही अमेरिका के अंदर मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया और संशोधन, ऐसे में मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट नाम दिया गया। लेकिन इसी से भारत के अंदर जो मौलिक अधिकार संविधान में शामिल किए गए हैं वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिए गए हैं। ऐसे में भारत के अंदर मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। सबसे पहले 7 थी, एक माइनस किया गया और वर्तमान में 6 बची है। यदि आपसे पूछा जाए जो माइनस किया गया है वो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर, इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर, ये वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आज वर्तमान में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, एक कानूनी अधिकार है जो भाग 12 के आर्टिकल नंबर 300 के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। पहले यह संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 31 के अंतर्गत आता था। ध्यान रहे, आज वर्तमान में हमारे पास में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और इन्हीं को कहा जाता है बिल ऑफ राइट, जो अमेरिका के संविधान में है। तो ध्यान रहे, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। और यह भी ध्यान रहे कि विश्व के अंदर यदि आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में सबसे पहला संविधान, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन संविधान किस देश ने बनाया, किस देश ने बनाया, तो इसका सही उत्तर आपके सामने है संयुक्त राज्य अमेरिका। 1789 में सबसे पहले संविधान को बनाने वाले देश का नाम भी संयुक्त राज्य अमेरिका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कहां हुआ था? 4 ऑप्शन है, 1887, 1876, 1896 या फिर 1895। तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में सबसे पहले इनका आधुनिक खेलों का आयोजन किया गया था और आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो ओलंपिक खेलों की बात आ रही है दोस्तों, 2016 में ओलंपिक खेल हुए थे ब्राजील में और ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो। 2020 में जो खेल होने थे वो टोक्यो में होने थे और टोक्यो कहां पड़ता है? टोक्यो जापान में पड़ता है। टोक्यो कहां पड़ता है? जापान में। लेकिन ये कोविड-19 के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया और फिर इन्हीं खेलों को 2022 में सेम जगह जापान में संपन्न कराया गया। अब वर्तमान में 4 साल बाद में ये खेल होते हैं, 2024 में खेल होने हैं और वो पेरिस में होने हैं और पेरिस राजधानी है फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ध्यान रहे, सीन नदी के किनारे स्थित है। ऐसे में 1896 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब है आपके सामने, ऑप्शन नंबर सी, 1896 में हुआ था। ध्यान रहे, हॉकी के अंदर 3 खेल हुए थे, एक हुआ था 1928, 1932 और 1936। ध्यान रहे, ये एम्स्टर्डम में हुआ था, ये लॉस एंजलिस में हुआ था, ये बर्लिन में हुआ था और हॉकी में तीनों खेलों में गोल्ड पदक जीता गया था, गोल्ड मेडल जीता गया था तीनों के तीनों में। ठीक है, ध्यान रहे ओलंपिक खेलों में। नेक्स्ट बात करते हैं, अपनी रचना यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात आ रही है, तुरंत देखकर इसका उत्तर बताइएगा फटाफट। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से बताइए तुरंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है
1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और यदि पहली बार आपसे पूछा जाए कि ये पहली बार किसको दिया गया था, तो आपको बताना है जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप, ये इनको पहली बार दिया गया था 1956 में। और ये भाषा थी इनकी मलयालम। और कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण है, इससे पूछे जाते हैं कि बताइए अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में कितनी बार दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 10 बार। आइए बात करते हैं कब कब दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले 1 नंबर पर सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत 1 नंबर पर। ध्यान से सुनिएगा सभी, एक एक करके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत 1 नंबर यहां पर इनको सबसे पहले मिला था 1968 में, सुमित्रा नंदन पंत को। किसके लिए? इनकी रचना है चिदंबरा। चिदंबरा, इनकी रचना चिदंबरा। दूसरे नंबर पर रामधारी सिंह दिनकर 1972। रामधारी सिंह दिनकर, और इनकी रचना है उर्वशी। इनकी रचना का नाम है उर्वशी। नंबर 3 पर 1978 अज्ञेय, शॉर्ट में नाम है इनका अज्ञेय, वात्स्यायन या अज्ञेय। और इनकी रचना है कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। अगला 4 नंबर पर है 1982 महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, और महादेवी वर्मा की रचना है यामा। तो आपको अब तक आपका उत्तर मिल गया होगा। महादेवी वर्मा के बारे में ही पूछा गया है। सबसे पहला यामा, यानी कि यामा में किसे दिया गया है, तो उत्तर नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। लेकिन यहीं पर नहीं रोकना है, 5 नंबर पर बात करनी है 1992 में। और 1992 में मिलता है नरेश मेहता। नरेश मेहता 1992 में नरेश मेहता। उसके बाद में नेक्स्ट, ये संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाता है, संपूर्ण साहित्य। और फिर 1999 में निर्मल वर्मा, इनको भी संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाता है। और फिर 7 नंबर पर 2005 कुंवर नारायण, और इनको भी दिया जाता है संपूर्ण साहित्य में। फिर 8 नंबर पर अगला पुरस्कार है 2007, ये 2 लोगों को मिलता है एक साथ, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल। 2 लोगों को मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, श्रीलाल शुक्ल, ये भी संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाता है। ध्यान रहे 8। और फिर 9 नंबर पर आपको बताना है 2013। और 2013 में मिलता है केदारनाथ, इनको भी संपूर्ण साहित्य के लिए मिलता है। और फिर 10 नंबर पर मिलता है 2017 में कृष्णा सोबती। तो अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी में टोटल 10 व्यक्ति हैं, यानी कि 10 बार दिया गया है। और वो पूरे का पूरा ब्यौरा आपके सामने है। ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया है। किसी भी परीक्षा में यहां से कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको कंप्लीट करके आना है। चलिए बात करते हैं मंदी क्या है। उत्पादन लागत में विशेष रूप से मजदूरी बढ़ाने के कारण वृद्धि, धन की आपूर्ति में उसके अनुरूप उत्पादन को बढ़ाए बिना वृद्धि, वस्तुओं की पर्याप्त मांग न होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में कटौती, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रहे मंदी क्या है, इसको ध्यानपूर्वक समझिए। इसका एक सिस्टमैटिक तरीका है आरबीआई बैंक। आरबीआई बैंक यदि अपनी दर में वृद्धि कर देता है, बहुत ही सिस्टमैटिक है, प्लस कर देता है, तो जाहिर सी बात है बाकी के जो बैंक हैं वो बैंक भी अपनी दर में प्लस करेंगे। और जब दर को प्लस करेंगे तो जो धनराशि है, यानी कि जो धन है, वो जनता के पास में कम आएगा, क्योंकि जब ब्याज अधिक होगा तो जनता के पास धन कम होगा। और जब जनता के पास धन कम होगा, पैसा कम होगा, तो जनता बताइए मुझे क्या बाजार जाएगी? जनता बाजार नहीं जाएगी। और जब जनता बाजार नहीं जाएगी तो जो बाजार में पहले से ही उत्पादित सामान रखा है उसकी बिक्री नहीं हो पाएगी, अर्थात उसकी मांग
पर्याप्त नहीं हो पाएगी, और जब मांग पर्याप्त नहीं हो पाएगी दोस्तों, तो बताइए क्या ऊपर से प्रोडक्शन कंपनियां करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी, इसीलिए उत्पादन कम हो जाएगा, और जब उत्पादन कम हो जाएगा तो रोजगार में कटौती कर दी जाएगी। अर्थात सीधा सीधा इसका असर ऊपर के बैंकों से स्टार्ट होता है और नीचे तक मार्केट तक आता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। वस्तुओं की पर्याप्त मांग न होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार दोनों में कटौती कर दी जाती है, उसी के कारण मंदी आ जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ध्यान रहे, भारत में 1950 1950 1950 1950 के बाद 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई, और इनका उद्देश्य था कि भारत में चहुमुखी विकास करना, और फिर डेवलपमेंट को 5 साल के आधार पर सरकार जितने साल बनती है उसी के आधार पर यह देखना कि इस 5 साल में सरकार कितना कुछ डेवलपमेंट करती है। इसीलिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 और दूसरी 1956 से लेकर 1961 तक चलती है। ये होती है सेकंड पंचवर्षीय योजना। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पंचवर्षीय योजना की। इसी पंचवर्षीय योजना में ध्यान रहे 3 संयंत्र लगाए गए थे और जगह जगह अलग लगाए गए थे। जैसे हम बात करें राउरकेला, तो राउरकेला जो संयंत्र है, ध्यान रहे, वो ओडिशा में लगाया गया था, ओडिशा में। उसके बाद आता है भिलाई। भिलाई संयंत्र भी सेकंड पंचवर्षीय योजना में लगा था, और कहां? पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। और उसके बाद आता है राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। दुर्गापुर, और दुर्गापुर को लगाया गया था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में दुर्गापुर को कहां लगाया गया था? छत्तीसगढ़ में। ध्यान रहे इस चीज का, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र किस देश की सहायता से लगा था? तो आपको बताना है देश का। राउरकेला लगा था जर्मनी की सहायता से। राउरकेला बराबर जर्मनी की सहायता से। और यदि आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल भिलाई, भिलाई लगा था रूस की सहायता से। और दुर्गापुर लगा था ब्रिटेन की सहायता से। ब्रिटेन की सहायता से। तो ये तीनों के तीनों जो संयंत्र लगाए गए थे, ये तीनों संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना का हिस्सा हैं, और जो अलग अलग स्थानों पर लगाए गए थे और अलग अलग देशों की सहायता से इनको लगाया गया था। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपसे एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट निम्नलिखित में से कहां है? तो आपको बताना है झारखंड। और आपसे पूछा जाएगा किस देश की सहायता से लगा था? तो आपको बताना है रूस, बोकारो। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है। अब आप बताएंगे मुझे कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो धुआंधार जलप्रपात आपको बताना है कौन सी नदी पर बना है। अगर आपसे पूछा जाए स्वर्ण रेखा पर बना हुआ है हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। और हुंडरू जलप्रपात आता है कौन से राज्य में? झारखंड में। झारखंड में बनता है हुंडरू जलप्रपात। यदि आपसे नर्मदा पर पूछा जा रहा है तो आपको बताना है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पर बनता है और जबलपुर में बनता है, और जबलपुर में भेड़ाघाट के पास बनता है। शरावती पर यदि पूछा जा रहा है तो जोग, या इसी का दूसरा नाम है गार सोपा, या इसी का तीसरा नाम है गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ध्यान रहे। और इसकी ऊंचाई 253 मीटर है, और यह भारत का प्रथम सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो एक ही बार में 253 मीटर नीचे आता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात। और यदि चंबल का पूछा जाए तो आप बता देना चूलिया जलप्रपात पड़ता है, और यह पड़ता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, आपको आपके उत्तर मिल गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो का क्या मतलब होता है? द्वीप, पठार, झील या पर्वत? आर्कीपेलागो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों छोटे छोटे द्वीपों का जो समूह होता है उसको मिलाकर आर्कीपेलागो बनता है, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
11 प्रश्न आपके क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? वर्तमान में आपको बताना है विधान परिषद। राज्यों की बात आ रही है, राज्यों के अंदर होता है विधानमंडल, और विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। नंबर 1 पर सदन होता है विधानसभा और नंबर 2 पर होता है विधान परिषद। विधान परिषद वर्तमान में मात्र 6 राज्यों के अंदर आता है और विधानसभा वर्तमान में सभी राज्यों में होता है, जिससे सीएम बनते हैं। ऐसे में आपसे पूछा गया है कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्य इसका सही उत्तर है। और यदि आपसे राज्यों की बात की जाए तो 2-2 के पेयर में आप राज्यों को फटाफट बता देना। नंबर 1 पर यूपी, नंबर 2 पर बिहार, नंबर 3 पर महाराष्ट्र और नंबर 4 पर आपको बताना है कर्नाटक, नंबर 5 पर आपको आंध्र प्रदेश बताना है और नंबर 6 पर आपको बताना है तेलंगाना। इस तरह से टोटल आज वर्तमान में 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है, जिन्हें मिलाकर द्विसदनीय व्यवस्था बनती है केवल 6 राज्यों में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र की है? प्रेमचंद बहुत ही महान एक साहित्यकार हैं। गोदान, निर्मला, गबन या ये सभी? तुरंत उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर होगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अंदर की तरफ घूमता है, क्योंकि वो बैलेंस बनाने के लिए अंदर की तरफ घूमता है और अंदर हमेशा एक बल काम करता रहता है जिसको अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। अभिकेंद्रीय बल हमेशा अंदर की ओर लगता है, इसीलिए बैलेंस बनाने के लिए मोड़ पर साइकिल सवार अंदर की तरफ झुकता है। इसको देख लीजिए, चित्र के आधार पर समझिएगा, तो भीतर की ओर झुकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न संख्या आपके सामने 14 है। 15 अंतिम प्रश्न है, बेगम अख्तर किससे संबंधित है? संगीत से, नृत्य से, चित्रकारी से या लेखन से? फिरोजाबाद की रहने वाली है। फिरोजाबाद ठुमरी एवं गजल से संबंध रखती हैं। गजल, गजल यानी कि सिंगर है, गायक हैं, तो संगीत से ही संबंध रखती हैं, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, ये 15 प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। पूरी वीडियो को देखे बिना कुछ भी संभव नहीं है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मिलते हैं फिर से नई क्लास में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।